हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th के बच्चों के लिए शुरू किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज इसलिए शुरू किया गया क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता होगा 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, तो उसका इंपॉर्टेंस भी उतना ही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोग के लिए चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, 4 चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको बताया जा चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे देख लें। और आज लेकर के आए हैं 5वें चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, आइए एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइडी विलयन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइडी विलयन है? ऑप्शन दिया हुआ है मिल्क, गोंद, कुहासा और रक्त। मिल्क, गम, फॉग और ब्लड, आपको ये दिया गया ऑप्शन में। आपको पता है कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का होता है, लायोफिलिक कोलाइडी विलयन और लायोफोबिक कोलाइडी विलयन। लायोफिलिक कोलाइडी विलयन वैसे विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपित माध्यम के बीच आकर्षण बल होता है, उसको लायोफिलिक कोलाइडी विलयन कहते हैं। और जिसमें परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपित माध्यम के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, उसे लायोफोबिक कोलाइडी विलयन कहते हैं। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा लायोफिलिक कोलाइडी विलयन है। तो गोंद बाबू लायोफिलिक कोलाइडी विलयन होता है। इसमें से जो गोंद है, गोंद आपका लायोफिलिक कोलाइडी विलयन होता है, बाकी सब आपका लायोफोबिक कोलाइडी विलयन है। आप कैसे पहचानिएगा? तो आपको पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए कि जिस कोलाइडी विलयन को हम लंबे समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक मतलब 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना रखा जा सकता है, उसको लायोफिलिक कोलाइडी विलयन कहते हैं। और जिसको हम लोग लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, जैसे दूध को, रक्त को आप किसी बर्तन में रख के देखिए, 1 दिन बाद फट जाएगा। दूध होगा चाहे रक्त होगा, वो क्या होगा, 1 दिन में फट जाएगा। तो इसलिए जो लंबे समय तक रखा जा सकता है उसी को लायोफिलिक कोलाइडी विलयन कहेंगे, और जो लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता उसको लायोफोबिक कोलाइडी विलयन कहते हैं। गोंद को क्या कीजिए, आप एक बर्तन में रख दीजिए, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना रख दीजिए, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। जैसा आप रखिएगा वैसे ही उपस्थित रहेगा। तो गोंद क्या है आपका? लायोफिलिक कोलाइडी विलयन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। अधिशोषण की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, उसमें से उष्मा का उत्सर्जन होगा। जब अधिशोषण की क्रिया होगा तो उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। यहाँ दिया उष्माक्षेपी, उष्माशोषी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बाबू? उष्माक्षेपी, क्योंकि उष्मा का उत्सर्जन करता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की क्रिया होती है। वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की क्रिया होती है, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। जिस पदार्थ के ऊपर आपको अधिशोषण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए अधिशोषण में होता क्या है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर संघनित होता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर संघनित होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है, लोहा का या प्लास्टिक का बॉल ले लिए, इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डाल दीजिएगा तो देखिएगा जो जल का अणु होगा इसके सतह से जुड़ जाता है, अंदर नहीं जाता, उसके सतह पे जुड़ जाता है। तो इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। 2 पदार्थ है, एक पदार्थ जिसके सतह पे जुड़ा हुआ है और दूसरा पदार्थ जो जुड़ा हुआ है। जिस पदार्थ के सतह पर जुड़ता है उसको अधिशोषक कहते हैं। ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या हो गया? अधिशोषक हो गया। और जो पदार्थ जुड़ता है उसको अधिशोष्य कहते हैं। जैसे आप दीवार पर पेंट लगाते हैं, पेंट दीवार के सतह पर जुड़ जाता है तो उस क्रिया को अधिशोषण कहेंगे, क्योंकि पेंट दीवार के सतह पे जुड़ गया तो उसको अधिशोषण कहेंगे। और जिसके ऊपर जुड़ा है मतलब दीवार के ऊपर, दीवार को अधिशोषक कहेंगे, और जो जुड़ता है उसको अधिशोष्य कहते हैं। अब देखिए प्रश्न को देखिए, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, जिसके ऊपर अधिशोषण होता है, उसको क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक। देखिए कह रहा है अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक। क्या कहेंगे बाबू? अधिशोषक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की क्रिया होगी उसको अधिशोषक कहते हैं, और जो पदार्थ जुड़ता है उसको अधिशोष्य कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, भौतिक अधिशोषण में इंथैल्पी में कितना परिवर्तन होता है?
भौतिक अधिशोषण में इंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, यानी उष्मा में परिवर्तन कितना होता है, वही पूछा जा रहा है। उष्मा क्षेपी तो होगा, अधिशोषण की क्रिया उष्मा क्षेपी है, लेकिन कितना उष्मा का उत्सर्जन होगा, लेकिन कौन सा दिया हुआ है, भौतिक अधिशोषण। देखिए ऑप्शन 10 से 20 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 40 से 80 किलो जूल पर मोल, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। भौतिक अधिशोषण में यानी 1 मोल का जब अधिशोषण होगा तो उसमें 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी इंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। रासायनिक अधिशोषण होता तो उसमें 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अधिशोषण में 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल उष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल उष्मा का उत्सर्जन होता है। याद रहेगा आपको, भौतिक अधिशोषण में कितना है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और रासायनिक अधिशोषण में 80 से 240 किलो जूल पर मोल। देखिए अगला प्रश्न कहता है रासायनिक अधिशोषण की इंथैल्पी में परिवर्तन, रासायनिक अधिशोषण की इंथैल्पी में परिवर्तन भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा। बाबू, रासायनिक अधिशोषण की इंथैल्पी में परिवर्तन भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा, द इंथैल्पी चेंज इन केमिकल एडजॉर्प्शन विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब यहां देखिएगा, कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की इंथैल्पी में परिवर्तन भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा। आपको अभी बताए हैं इंथैल्पी में परिवर्तन को लेकर के कि भौतिक अधिशोषण में कितना होगा, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, रासायनिक अधिशोषण में 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। तो पूछ रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में इंथैल्पी में परिवर्तन भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा कितना होता है। तो आपको पता होगा कि रासायनिक अधिशोषण में ज्यादा होता है, भौतिक अधिशोषण में कम होता है। तो बाबू, रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, मोर देन फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। भौतिक अधिशोषण से ज्यादा होता है, कम नहीं, बहुत ज्यादा होता है। भौतिक में 20 से 40 बताया गया और रासायनिक में 80 से 240 बताया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अधिशोषण में इंथैल्पी ज्यादा परिवर्तित होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण में कम परिवर्तित होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट कौन है बाबू, एंजाइम आपका बायोकैटालिस्ट है। जो जीवों में उत्प्रेरक का काम करता है उसी को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जीवों में कौन उत्प्रेरक का काम करता है, तो एंजाइम। तो एंजाइम आपका जैव उत्प्रेरक होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वैसा विषमांगीय मिश्रण जिसमें विलेय का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। विलेय का आकार कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। यहां जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सब ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मिसटाइपिंग हो गया है इसमें, ये ऑप्शन गलत हो गया है। आपको क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, उसी को निलंबन कहते हैं। यह क्वेश्चन सही हो जाता कब, जब निलंबन की जगह पायस देता। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग में गलती हो गया है, तो पायस क्वेश्चन में पूछा जाता तो एकदम सही होता। पायस इंग्लिश में कहते हैं आपको, इसको इमल्सन। पायस क्या होता है, पायस आपको 2 द्रव का मिश्रण होता है। कौन होगा, 2 द्रव का मिश्रण। लेकिन कब, जब यहां पायस लिखता तब। गलती से थोड़ा सा टाइप हो गया है, निलंबन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पायस होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पायस क्या होगा, 2 द्रव का मिश्रण होता है पायस। और निलंबन क्या होता है, जिसमें विलेय के कण का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बना लीजिएगा, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलती हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कोलाइडी कण का आकार होता है। कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज। कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, तो बाबू 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वास्तविक विलयन होगा।
1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो अभी बताया है निलंबन होगा, लेकिन अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा तो उसी को कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कहा जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होगा, 1 से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लायोफोबिक कोलाइडी विलयन है। अभी बताए थे लायोफिलिक और लायोफोबिक। जो आपको ज्यादा समय तक रखा जा सकता है उसको लायोफिलिक, और जो जल्दी विघटित हो जाएगा, जल्दी फट जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा तो उसको लायोफोबिक कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लायोफिलिक और लायोफोबिक, लेकिन परिभाषा अलग होता है। परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपित माध्यम के बीच आकर्षण बल होगा तो लायोफिलिक, आकर्षण बल नहीं होगा तो लायोफोबिक। जैसे यहाँ देखिए स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ये तो लायोफिलिक है। रक्त है, रक्त को रख के देखिए 10 मिनट रखिएगा तो रक्त कोलाइड हो जाता है, फट जाता है, रक्त तुरंत फट जाएगा, तो ये आपको लायोफोबिक कोलाइडी विलयन है। बाकी सब लायोफिलिक कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, रिएक्शन ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा रिएक्शन है, आपको रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है वही पूछा जा रहा है, या साइक्लिक है या पॉलीमेराइजेशन है, यानी उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय, चक्रीय है, बहुलीकरण है। तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, वो एक ही दिशा में होता है, इसलिए हमने कहा कि वो अनुत्क्रमणीय होती है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में टिंडल का प्रभाव नहीं पाया जाता है। बाबू किस में टिंडल का प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो टिंडल का प्रभाव आपका कोलाइडी विलयन दिखाता है, बाकी विलयन नहीं दे, वास्तविक विलयन नहीं दिखाएगा। कौन दिखाएगा, कोलाइडी विलयन। तो चीनी पानी का घोल जो होता है आपका वास्तविक विलयन है। द सॉल्यूशन ऑफ शुगर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शोज टिंडल इफेक्ट, तो आपका सॉल्यूशन ऑफ शुगर डज नॉट शोज टिंडल इफेक्ट बिकॉज इट इज ट्रू सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है, कोलाइडी विलयन दिखाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कौन टिंडल पर का इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ट्रू सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल। नेक्स्ट है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण कितना परत होता है, बाबू एकल परत होता है, एक परत में होता है। हाउ मेनी लेयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में कितना लेयर होता है, तो एक लेयर होता है, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में कितना होगा, तो मेनी लेयर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कितना होगा, अनेक लेयर होगा, मेनी लेयर होगा, अनेक लेयर होगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में, रासायनिक अधिशोषण में एक लेयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल का प्रभाव पाया जाता है, किसमें टिंडल का प्रभाव पाया जाता है। अभी हमने कहा टिंडल का प्रभाव कोलाइडी विलयन में पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सॉल में। टिंडल इफेक्ट शोन इन कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, क्या कहते हैं, अपोहन नहीं, अपोहन नहीं होता है, पायस इमल्सन नहीं होता है। टिंडल का प्रभाव वैद्युत कण संचालन, क्या कहेंगे, वैद्युत कण संचालन, इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरोसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। अगर विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण गमन करता है तो उसको हम लोग विद्युत कण संचालन कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, विच हैज हाई सरफेस टेंशन, किसके पास ज्यादा सरफेस टेंशन होता है। तो बाबू याद रखेंगे जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है उसके मीडियम से, लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन होता है उसके मीडियम के इक्वल होता है। किसका ज्यादा होगा, तो लायोफिलिक का। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का आपका टेंशन पृष्ठ तनाव अधिक होता है। देखिए आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए थे, अगले वीडियो में इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तक तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के लिए सब्जेक्टिव सीरीज भी लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर